हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधेश क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारतीय इतिहास के मॉडल पेपर 2022 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अर्थात महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के हम कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं, जिनमें कि मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम पास में है, बिल्कुल आ चुके हैं, तो आप सिर्फ इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी के द्वारा भी आप अपने एग्जाम को क्रैक आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, ये 15 प्रश्न एक मान लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही एक निचोड़ है। पूरे सब्जेक्ट का प्राचीन भारतीय इतिहास में से जो 15 प्रश्न आपको दिए जाएंगे यहाँ पर मुख्य प्रश्न के रूप में, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और जो दोस्त नए हैं, पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का सेशन हम डिटेल क्लासेस भी हमारी चल रही है। जी हाँ, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार चेक कीजिए। बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको जो है पूरी फुल डिटेल क्लासेस प्रत्येक टॉपिक पर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी कुछ क्लास बाकी है, कुछ लेक्चर बाकी है, तो वो अभी कंटिन्यू है, चल रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इन सब के अलावा आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर भी व्हाट्सअप ज्वाइन करके भी आप जो है अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पर, जहां पर सभी प्रकार की कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रत्येक लेक्चर की लिंक प्रोवाइड की जाती है। उसे भी आप जो है वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। फिर से ग्रुप का नाम बता रहा हूं, लोधा जी क्लासेस, लोधा जी क्लासेस। चलिए दोस्तों, तो जान लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में, आज के इस मॉडल पेपर में हम कितने प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के होंगे, अर्थात लॉन्ग टाइप प्रश्न होंगे, जिनको हमें निबंधात्मक रूप में लिखना होता है। ठीक है, जिनकी प्रकृति जो कि दोस्तों 10 से 15 नंबर के क्वेश्चनों के रूप में आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, 10 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जिस पर आपको टिप्पणी करने को कहा जाता है, ऐसे प्रश्नों पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 10 ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ 25 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सभी प्रश्न में फिर से बता रहा हूं, सभी प्रश्न जितने भी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। पूरे सब्जेक्ट के जितने भी आवश्यक इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकते थे, सबको मैं यहाँ पर लाने का मैंने प्रयास किया है ना। और दोस्तों, हमारे इस मॉडल पेपर की वास्तविकता और सत्यता की जांच भी आप कर सकते हैं। जितने पुराने मॉडल पेपर हमने डिस्कस करवाए थे अभी तक, और जिनके एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, उन्हें आप किसी भी उस क्वेश्चन पेपर से मैच करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन, अर्थात कि जितने क्वेश्चन आपको पेपर में करने को बोले जाते हैं, उतने 100% क्वेश्चन हमारे इस मॉडल पेपर से बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पूर्ण सत्यता के साथ ही मैं आपको इसलिए कहता हूं दोस्तों कि ये जो 15 प्रश्न है, इनकी भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो भी आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, पर इसका अर्थ ये मत समझ बैठिए आप लोग कि सिर्फ ये 15 क्वेश्चनों के बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आपके एग्जाम में टाइम है, अगर एग्जाम में टाइम है, तो दोस्तों उसको पूरे विस्तार से पढ़िए। ये मॉडल पेपर होता है आपके एग्जाम के एक हफ्ते पहले के लिए, ताकि आप उसकी तैयारी, अर्थात उसका सिर्फ अभी 15 का रिवीजन करें। जो 15 प्रश्न हम बताने वाले हैं, सिर्फ उनका रिवीजन करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा, अर्थात कि इतिहास का जो सबसे प्रथम प्रश्न होता है या प्रथम टॉपिक होता है, जिसके अंतर्गत इतिहास की अवधारणा, स्वरूप, क्षेत्र या महत्व की बात की जाती है, उसी पर ये पहला प्रश्न है दोस्तों। तो इतिहास की अवधारणा, महत्व, स्वरूप या क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इस प्रश्न को अथवा के रूप में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इतिहास की विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए। मतलब यहाँ पर भी आपसे अवधारणा ही पूछी गई है इतिहास की। साथ ही साथ में यहाँ पर कह दिया गया है कि क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे अवधारणा, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व ये 4 टर्म आपसे पूछी गई थी, परंतु इसी को अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें सिर्फ अवधारणा और इसके क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना। तो 2 टर्म यहाँ पर पूछी गई है, लेकिन दोनों की दोनों विस्तार पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी अथवा में
इतिहास के स्वरूप और महत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भी अलग अलग टर्म करके भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो 4 प्रकार के स्रोत हमने आपको बताए थे, फुल डिटेल क्लासेस में बहुत अच्छे से इन स्रोतों को कवर किया गया है। तो दोस्तों वहां से भी आप इसके आंसर को कोड कर सकते हैं। आपकी नोटबुक में भी इन सबके आंसर आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों, आसानी से इन सबके आंसर आपको देखने को आपकी नोटबुक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, जिस सीरीज से भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताना है आपको। अथवा में प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों का वर्णन। तो देखिए यहाँ पर उसने साधन शब्द इस्तेमाल किया है, तो कंफ्यूज मत होना, साधन मतलब भी स्रोत ही होता है। ठीक है, अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। फुल डिटेल क्लासेस में आपका बहुत अच्छा रिएक्शन रहा था इस वाले टॉपिक पर भी, पाषाण काल वाले पूरे टॉपिक पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन था और बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी उसको कवर किया था। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल की विशेषता बतानी है। अथवा में पूर्व पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, क्या बोला? पूर्व पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, इनके अवशेष स्थल और उपकरणों की जानकारी देनी है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन हड़प्पा कालीन सभ्यता का वर्णन करना है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का वर्णन करना है। हड़प्पा सभ्यता का वर्णन करना है अथवा हड़प्पा कालीन सभ्यता के उद्भव का उल्लेख करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो रहा है। हड़प्पा की संस्कृति का वर्णन करना है। तो देखिए हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव का उल्लेख, हड़प्पा की संस्कृति, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ोगे तो ये सब आपको एक ही प्रश्न के आंसर के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक जीवन एवं नगरों के पतन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म, 2-3 टर्म आपसे को यहाँ पर मिक्स कर दी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। क्या क्या बताना है आपको? सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए आपको उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था, उस नगर का पतन क्यों हुआ, उसका विनाश क्यों हुआ, उसका भी वर्णन करना है, कारण बताने हैं उसके। क्लियर है? इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी थी, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? थोड़ा सा डिफरेंस आपको इन प्रश्नों के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा जो अथवा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नों को एनालाइज करते हैं। वैसे तो हम चाहते तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकते थे, परंतु प्रश्नों की प्रकृति और उनकी टर्मोलॉजियों को समझना जरूरी है, अन्यथा आप एग्जाम में गलती करते हो, पूछता कुछ और है और आप हड़बड़ाहट में लिखकर कुछ और आ जाते हो, जबकि जो पूछा गया था उसका आंसर भी आपको बहुत अच्छे से याद था, उसके बाद भी आप गलती कर देते हो। ठीक है, गलती कर देते हो दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था वाला कंसेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से किया है, वर्ण व्यवस्था वाला कंसेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो इन वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत कौन कौन से थे उनका वर्णन करना है। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, अर्थात ये कि वर्ण व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर समझाते हुए अब आपको वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी करनी है। अब किस दृष्टि से आप वर्ण व्यवस्था की आलोचना करोगे वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की आलोचना, दोनों पक्ष आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद वाला कंसेप्ट भी दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में
प्राचीन भारत के इतिहास वाली सीरीज के लास्ट लेक्चर जो है दोस्तों हमारा 16 महाजनपद पर ही हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने विस्तार से उनको पढ़ने का प्रयास किया था, बहुत अच्छे से समझा भी था उसको, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत एवं प्रसारों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइए। दोस्तों इस प्रश्न को मैं बता दूं, अगर आपको हमारी नोट्स के अंदर अभी तक की क्लास में तो नहीं मिलेगा, परंतु जी हाँ, इसके जस्ट अभी 2 घंटे बाद ही इस पर क्लास होने वाली है। प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज के अंदर बौद्ध धर्म पहले मगध का उत्थान वाला टॉपिक होगा, उसके बाद बौद्ध धर्म, तो 2 लेक्चर दोस्तों आज ही आपको प्राप्त हो जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे प्राचीन इतिहास पर, ठीक है। चलिए, जिसमें ये कंप्लीट ये पूरी टर्मिनोलॉजी इंक्लूड होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है, साथ ही साथ में मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था उसका भी कारण आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अशोक के धम्म के संबंध में आप क्या जानते हैं, या अशोक के धम्म का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त या संक्षेप में वर्णन कीजिए। उनके धर्म प्रकार प्रचार के क्या उपाय किए थे, मतलब कि अशोक ने धर्म प्रचार के क्या क्या उपाय अपनाए थे और किसका प्रचार किया था, कौन से धर्म का प्रचार किया था, तो आप सबको पता है दोस्तों, बौद्ध धर्म का अशोक ने प्रचार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कला की गांधार और मथुरा शैली। कौन कौन सी शैली की बात करें यहाँ पर गांधार शैली और मथुरा शैली, ठीक है ना। गांधार शैली और मथुरा शैली किसकी, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत गांधार और मथुरा शैली क्या है ये समझाना है। इसके अलावा दोनों जो कलाएं हैं इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि गांधार व मथुरा में क्या समानता है और क्या असमानता है, वर्णन कीजिए। तो गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों के बीच में समानताओं को भी बताना है और असमानताओं को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है फाहियान कौन था, उसके द्वारा वर्णित तत्कालीन भारत की दशा का विवरण दीजिए। फाहियान के बारे में बताना है, जो एक विदेशी यात्री था जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जब हम विदेशी जो दोस्तों पर्यटक आए थे, या कहें कि विदेशी जो यात्री आए थे, उनके द्वारा जो हमें उनके साहित्यों से या उनके द्वारा लिखे गए लेखों से जब हमें भारत के बारे में जानने को मिला, तो उसे हमने कहा था विदेशी यात्रियों का विवरण, जो हमारा प्राचीन भारत का स्रोत था। तो उसके अंतर्गत हमने फाहियान को पढ़ा था, तो फाहियान के बारे में बताना है, साथ में उसने भारत के बारे में क्या लिखा था उसका वर्णन करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। फाहियान है दोस्तों यहाँ पर, है ना, ये फाहियान भाई ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लें। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उत्तर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का जो विवरण दिया है उसकी विवेचना कीजिए। सेम वही है, फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, है ना, और फाहियान ने जो यात्रा की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की थी। अर्थात दोनों प्रश्न सेम प्रकृति के हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में, इस प्रश्न में कहा गया है फाहियान वाले की फाहियान के बारे में बताइए, साथ में उसने भारत का कैसा क्या विवरण दिया है वो बताइए। नीचे वाले प्रश्न में अथवा में पूछा गया है कि फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत का कैसा विवरण किया है वो बताइए, या फिर भारत की सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थिति के बारे में क्या वर्णन किया है वो बताइए। सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम है, एक जैसा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पल्लवों के का क्या योगदान रहा है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पल्लवों ने क्या योगदान दिया है समझाना है आपको, अथवा में दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों के राज्यकाल का क्या महत्व है व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है बृहत्तर भारत से आप क्या समझते हैं, प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो बृहत्तर भारत क्या है इसका अर्थ बताना है, इसकी व्याख्या करते हुए आपको प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ में जो व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे उनके बारे में बताना है। अथवा में यही प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों पर हुए सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा
दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अरबों के आक्रमण व उनके प्रभावों का वर्णन करते हुए मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि जब अरबों ने अर्थात जब प्राचीन हमारे इतिहास का प्राचीन समय जब समाप्त होने वाला था और एक नया दौर स्टार्ट होने वाला था मध्यकाल का, उस समय जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्हीं अरबों की श्रेणी में ही मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत पर आक्रमण मोहम्मद गोरी ने क्यों किया था, क्या उद्देश्य था उसका भारत पर आक्रमण करने का, वो भी बताना है आपको साथ में। तो अरबों के आक्रमण से लेकर के मोहम्मद गोरी के उद्देश्यों तक की चर्चा आपको इस प्रश्न के अंदर करनी है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रकृति के प्रश्न, जो कि आपसे दोस्तों 5 से या मान लीजिए 3 से 7-8 नंबर तक के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी एक शब्द सीमा होती है और इस प्रकृति के प्रश्नों में एक बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों में जो 3 से लेकर के 8 नंबर तक भी जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लघु उत्तरीय प्रकृति के होते हैं, उनमें आप विशेष एक ध्यान रखेंगे अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो। और वो ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है। अर्थात अगर आपसे कहा गया है कि सिर्फ आप इसकी परिभाषा दीजिए तो आप उसका अर्थ नहीं बताएंगे बल्कि डायरेक्ट सिर्फ परिभाषा लिखेंगे। ठीक है ना। अगर आपसे बोला गया है कि इसके दोषों के बारे में वर्णन कीजिए तो आपको कोई गुण बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसके दोष बताना है। अर्थात जो पूछा गया है सिर्फ उसी का वर्णन करना है। क्लियर है। चलिए तो एक एक करके दोस्तों 10 प्रश्न इन पर भी हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? 16 संस्कार के बारे में। ये हम इस प्रश्न को दोस्तों हमने इतना इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि इसको हमने दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों की प्रकृति में भी इंक्लूड किया है, वो साथ में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 16 संस्कार एवं 4 पुरुषार्थ की विवेचना, तो यहाँ पर 16 संस्कार और 4 पुरुषार्थों पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों का वर्णन आपको इसके अंतर्गत करना है। जैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन हमने दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों के अंतर्गत किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में अशोक एक महान शासक क्यों कहलाता था, एक कारण बताना है आपको। नेक्स्ट मौर्य युग की कला और स्थापत्य का विवेचन कीजिए। तो मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य से जो शुरू हुई थी मौर्य काल, उस मौर्य काल में कला और स्थापत्य और कला इन्होंने किस प्रकार से विकास किया उसका वर्णन करना है। इसको अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मौर्य कला के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मौर्य कला अर्थात मौर्य साम्राज्य के समय में जो कला विकसित हुई थी उस कला के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग एवं सातवाहन कालीन संस्कृति पर प्रकाश डालिए। तो जिस प्रकार से मौर्य काल में भारतीय संस्कृति विशेष रूप से प्रभावित हुई थी, उसी प्रकार से शुंग वंश या सातवाहन वंश के समय में भी जो है भारतीय संस्कृति विशेष रूप से प्रभावित हुई थी, तो उसी का आपको वर्णन करना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने का कारण बताना है आपको कि वो क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहारों की शासन प्रणाली, समाज, साहित्य, धर्म, कला का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है चालुक्य कौन थे, उनकी 3 शाखाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकृति के आपके सामने हैं। 10 ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में 100% आने की संभावना के साथ ही हमने इन प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिनको बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप इनकी तैयारी में जुट जाइए। पूरे 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी बिल्कुल छोड़ने की हालत में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप डिटेल क्लासेस कर रहे हैं तो ये सब मॉडल पेपर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली ही नहीं है।
लेकिन होता क्या है कि अगर आप ईमानदारी से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपकी स्टडी पूरी बिखरी हुई रहती है। मॉडल पेपर का सिर्फ एक इतना सा उद्देश्य है, कोई अन्यथा ना ले, हालांकि लेने वाले बहुत लेते हैं कि सिर्फ मॉडल पेपर के सारे ही पूरा अध्ययन करते हैं अपना, लेकिन वास्तविकता दोस्तों ये होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कि इंपॉर्टेंट जो ये मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करते हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिविजन कितना करना है, रिविजन किस किस चीज का करना है और बहुत ज्यादा महत्व किसको देना है रिविजन के दौरान, तो उसके लिए मॉडल पेपर आपको दिया जाता है। ये तो जो ये क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं 15 दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति के और 10 लघुत्तरी प्रकृति के, तो इन प्रश्नों में से बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। और एक बात विशेष मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि कृपया करके इसकी आंसर की के बारे में यार दोस्तों इतना फोर्स ना किया करें। बहुत ज्यादा कमेंट आती है कि सर इसका आंसर प्रोवाइड कीजिए, जबकि मैंने आपको पहले ही मॉडल पेपर में स्पष्ट बोल दिया था कि अत्यधिक अगर डिमांड आती है, अत्यधिक मतलब अत्यधिक होता है, अत्यधिक डिमांड आती है तो ही मैं इसकी आंसर की क्रिएट करूंगा, क्योंकि एक आंसर की क्रिएट करने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 6 से 7 घंटे कंटिन्यू काम करने पर, है ना। तो इतना एक टाइम तो यार अब है ना मुश्किल है निकालना। तो इसके आंसर की आपके हाथों में है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। जो भी बुक आपके पास है, जो सीरीज आपके पास है, उससे भी आप इनके सभी प्रश्नों के उत्तर कलेक्ट कर सकते हो, या हमारी नोट्स के माध्यम से भी आप इनके उत्तर कलेक्ट कर सकते हो। पर कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक हमारे द्वारा अभी तक नहीं पढ़ाया गया हो, तो फिर आप जो है उस टॉपिक को अपनी बुक से या अपनी नोट से या आपके पास जो सीरीज है जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे भी आप इसका आंसर जो है बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन अब हमारा आने वाला है इसी सीरीज में, प्राचीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज में नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, जिस पर हम बात करेंगे मगध के उत्थान पर, और उसके तुरंत बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। ठीक है, बौद्ध धर्म, उसके तुरंत बाद में जैन धर्म। इस प्रकार से ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। अभी जो है कुछ 14 तारीख, कुछ बच्चों के 14 तारीख को पेपर है, 14 तारीख को पेपर है, तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि 14 से पहले हम इसके मैक्सिमम टॉपिकों को जहां तक संभव हो मैक्सिमम टॉपिकों को कवर कर लें। इसलिए अब ये क्लास आज से ही कंटिन्यू होने जा रही है प्राचीन इतिहास की। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो नए दोस्त है व्हाट्सएप नंबर लेकर के हमने ज्वाइन कर सकते हैं अपने सभी डाउट क्लियर करने के लिए। कृपया करके इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। अगर आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो स्पेशली आप व्हाट्सएप पर ही यहाँ पर परमिशन लेकर नंबर ले सकते हैं जिस नंबर पर आपको कॉल करना है। इन सब के अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। मैं स्पष्ट खुला बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले अगर आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। तो वो 2nd ईयर या 3rd ईयर तक अगर आप हमारे साथ बीए करना चाहते हैं और साथ साथ में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो भी आप कंटिन्यू हो जाइए। टेलीग्राम के माध्यम से ही सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है, टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है। ठीक है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो जल्दी से मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम की, और वहां पर सर्च कीजिए लोधाजी क्लासेस। वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इस प्रकार का ये लोगो नजर आएगा, वहां पर ये लोगो दिखेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे बहुत जल्दी इसी सेशन में, बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू।